ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह विषय है ज्योतिष का। कुछ जिज्ञासुओं ने मुझसे ये प्रश्न किया है कि भाई आप जन्म कुंडली देखते हैं, और हम लोगों को कई बार आपने जन्म कुंडली देखकर हमें हमारी सहायता की है, हमें अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया है, जन्म कुंडली का आधार लेकर, ग्रहों की दशा देखकर और स्थिति देखकर, जो भी दशा है या जो कुछ भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, योग वगैरह, दशाएँ वगैरह, उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जीवन के विषय में हमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन आप ज्योतिष सिखाते क्यों नहीं हैं? या फिर आप यूट्यूब पर कई बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो कि आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ डालते हैं, और वीडियोज़ यूट्यूब पर डालते हैं कि भाई ज्योतिष के बारे में बताते हैं, कौन से ग्रह का क्या प्रभाव होगा किसी हाउस में, किसी भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका क्या प्रभाव होगा, वो वीडियो बनाते हैं और आप लोग उसे देखते हैं। अब उस वीडियो को देखने में, जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो देखकर आपको कुछ बातें उसमें अपने से मिलती-जुलती पता चल जाती है, तो आप उससे प्रभावित भी होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि लेकिन अब वही ज्योतिषी जो वीडियो बना रहा है और वीडियो बनाकर वो ज्योतिष के बारे में बता रहा है कि फलाना ग्रह जो है ऐसा परिणाम देता है, फलाना ग्रह जो है वैसा परिणाम देता है। अब वो ये सब बातें जो है बता रहा है, वो ये सब बातें कह रहा है, दे रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी बातें वीडियोज़ में बताई जा रही हैं, या वीडियो बनाकर जो भी बातें बताई जा रही हैं, वो सिर्फ़ आपको प्रभावित करने के लिए बताई जा रही हैं, वो अपूर्ण हैं। फिर वही ज्योतिषी जो आपको यूट्यूब वीडियो बना रहा है या फ़ेसबुक पर शॉर्ट वीडियोज़ बना रहा है, वही ज्योतिषी जो है फिर कहता है कि अगर आपको कंसल्टेशन लेना है, अगर मुझसे कोई राय सलाह लेनी है ज्योतिष संबंधी, अपने जीवन संबंधी, जन्म कुंडली से संबंधित अगर कोई राय सलाह लेनी है, तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, और उसका एक फ़ीस होगा, उसका एक शुल्क होगा। लगभग सभी ज्योतिषी जो यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं, वो शुल्क भी लेते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब वो वीडियो में ज्ञान दे ही रहे हैं, तो फिर उनसे पूछने की क्या आवश्यकता है? आपको उनको अपनी जन्म कुंडली दिखाने की आवश्यकता ही क्या है, जब वो वीडियो में सब कुछ आपके बारे में बता दिया? तो देखिए, यही समस्या है। समस्या यही है कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसे कि कोई अगर 5 घंटे का भी वीडियो बना दे तो उसमें पूरी बात वो बता नहीं सकता। ठीक है? अगर 5 घंटे का भी वीडियो बना दे तो उसमें वो पूरी बात नहीं बता सकता। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक वीडियो बनाऊँ कि पहले घर में मंगल होगा तो क्या फल देगा, दूसरे घर में मंगल होगा तो क्या फल देगा, तीसरे घर में मंगल होगा तो क्या फल देगा, चौथे घर में मंगल होगा तो क्या फल देगा, मैं बता दूँ। लेकिन मैं जो भी बताऊंगा उसका कोई पॉइंट शायद आपके साथ मैच कर जाए, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वो अपूर्ण जानकारी होगी, क्योंकि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जन्म कुंडली है और उसका अपना अपना जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति किस सिचुएशन में अपना जीवन जी रहा है, कैसी परिस्थितियों के साथ वो गुजर रहा है, कैसी चैलेंजेस उसके लाइफ में बनी हुई हैं, वो सब मायने रखती हैं। तो इसीलिए अगर मैं कोई वीडियो बना दूं तो उस वीडियो को आप अगर देख लेंगे, सुन लेंगे, तो उससे आपको कोई सही सही ज्ञान हो जाएगा कि भाई मंगल का इस घर में ये प्रभाव होगा, मंगल का उस घर में वो प्रभाव होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में जब मंगल का प्रभाव देखा जाएगा तो देखा जाएगा कि भाई मंगल, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कोई भी ग्रह, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो राहु केतु शनि शुक्र, जितने भी ग्रह हैं, सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति, जितने भी हमारे 7 स्थूल ग्रह हैं और 2 जो है छाया ग्रह हैं, तो ये जितने भी ग्रह हैं, ये इनका जो परिणाम है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो ग्रह की अपनी निजी प्रकृति क्या है। अगर हम मंगल को देखते हैं तो मंगल की अपनी निजी प्रकृति क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो किसी भी ग्रह को पहले इंडिविजुअल लेवल पे समझना होता है कि वह ग्रह कैसे गुणों को धारण करता है। ठीक है? अब वह जो ग्रह है, वो किस हाउस में, किस नक्षत्र में और किस भाव में बैठ रहा है, और उसके साथ-साथ आपकी कुंडली में उसने क्या स्थान बनाया है, किन भावों का स्वामी है वो? क्या मारक भाव का स्वामी है? क्या लग्नेश के साथ शत्रुता रखता है? कहीं लग्नेश के साथ, अगर मान लीजिए बुध की अगर मिथुन लग्न की कुंडली है या कन्या लग्न की कुंडली है,
तो भाई मंगल जो है बुध के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है, उसके साथ एक शत्रु भाव रखने वाला ग्रह है। तो फिर वैसी परिस्थिति में मंगल कैसे परिणाम देगा? तो यहां पर हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि प्रथम भाव में मंगल का ये परिणाम, इस भाव में मंगल का वो परिणाम। ये एग्जैक्टली डिक्लेयर हम नहीं कर सकते। अब चलिए, अब कुछ लोग लाल किताब जब हम देखते हैं तो लाल किताब में काल पुरुष की कुंडली देखी जाती है और उसमें से प्रथम भाव को प्रथम ही माना जाता है, मेष से ही संबंधित माना जाता है। तो चलो ठीक है, वैसे भी मान लो, लेकिन फिर भी कौन सा ग्रह कहां बैठ रहा है और वहां से बैठकर दूसरे भावों के साथ या दूसरे ग्रहों के साथ कैसा संबंध स्थापित कर रहा है। तात्कालिक मित्रता का संबंध स्थापित कर रहा है, नैसर्गिक मित्रता का संबंध स्थापित कर रहा है, शत्रु का संबंध स्थापित कर रहा है, तात्कालिक शत्रु बन रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। फिर नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठ रहा है, जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के जन्म कुंडली के अनुसार बातें अलग अलग हो जाएंगी। हम कोई वीडियो बना दे कि भाई पहले घर में मंगल का ये प्रभाव होगा, दूसरे घर में मंगल का वो प्रभाव होगा, आप 90% लोगों को देखेंगे वो प्रभाव उनको मिल ही नहीं रहा होगा। वो बोलेंगे भाई मेरे पास भी मंगल यहाँ पर बैठा है, लेकिन मेरे जीवन में तो कुछ और ही चल रहा है, ऐसा कुछ तो कुछ चल ही नहीं रहा है। ऐसे मिलेंगे। अब किसी का थोड़ा मैच कर जाएगा, हाँ भाई ये तो सही बोल रहे हैं। तो सही बोल रहे हैं, ये तो फिर एक वही बात है ना कि उड़ता हुआ तीर मार दो, किसी ना किसी को लग ही जाएगा। ठीक है, उड़ता हुआ तीर मारो, किसी ना किसी को लग ही जाएगा। ये वाली बात हो जाती है फिर। तो ऐसे बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि पर्सनली मुझे व्यक्तिगत रूप से उसमें संतुष्टि नहीं होती है। लगता है कि भाई नहीं, ये कुछ बात सही नहीं है, ये फिर इस तरह से वीडियोस बनाना बात बहुत ज्यादा सही नहीं है। तो ये कहानी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें जो है ये समझने की आवश्यकता है। और हम जब अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, हाँ, दक्षिणा दे के हम विश्लेषण करवाते हैं, तो वो जो तरीका होता है और उसमें फिर आपको कुछ चीजें बताई जाती हैं, कुछ चीजें, तो वो आपका एक कंप्लीट गाइडेंस होता है। तो वो आप मुझसे ले सकते हैं, वो आप मुझसे करवा सकते हैं। लेकिन ज्योतिष पर वीडियो बनाना, उससे ज्यादा मैं महत्व देता हूं कि हम जीवन को समझें और जीवन को समझकर आध्यात्मिक वीडियोस की ओर जाएं। और जो ज्योतिष है वो भी एक अध्यात्म विद्या है। अब कितने सारे ऐसे ज्योतिष हैं जो ज्योतिष को अध्यात्म विद्या समझ के बता रहा है। जी नहीं, आपका एक्स बॉयफ्रेंड कब वापस आ जाएगा, एक्स गर्लफ्रेंड कब वापस आ जाएगी, वो दोबारा आपसे अटैच होगा कि नहीं होगा, मेरी शादी वहां होगी कि नहीं होगी, फलाना नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे भाई मिल भी जाएगी तो ये संसार क्षणिक है, ये संसार नश्वर ही है। और रिश्ते नाते सब कर्मों पे आधारित होते हैं। जो भी रिश्ते बनते हैं वो कर्मों पे आधारित होकर बनते हैं। ठीक है, तो लोगों के जीवन में अनेकों दुख है, लोगों के जीवन में अनेकों संताप है। और आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमारी लॉटरी लग जाए, कुछ ज्योतिषी कुछ ऐसा बता दे कि भाई सब कुछ एकदम सही हो जाए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। संसार अंततः मिथ्या ही है, इसके मिथ्यात्व को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अब इसीलिए केतु केतु सबको मिथ्या ही कहता है कि भाई मिथ्या है, केतु एक ऐसा ग्रह है। तो तुम अपने अपने मन को मिथ्या में क्यों लगा के रखे हो? तुम अपने भीतर इस मिथ्या संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करो। ऐसी सोच रखने वालों को केतु बहुत कुछ देने लग जाता है। केतु जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो जो ज्योतिष विद्या है वो एक अध्यात्म विद्या है। तो अध्यात्म विद्या कहने का मतलब वो हमें अपनी आत्मा से जोड़ती है, हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, मोक्ष की ओर हमें ले जाती है। लेकिन अगर हमने अपनी सोच गलत कर रखी है, और जो ज्योतिष है वो भी इसी उद्देश्य से आपको ज्योतिष विद्या के बारे में बता रहा है कि भाई आप माया में फंसे रहें, आप संसार में उलझे रहें, आप लालची बने रहें। वो भी लालची, वो खुद अपने लालच की पूर्ति के लिए आपको और लालची बनाता है। आदमी जब देखता है कि मेहनत से नहीं हो रहा, कर्म से नहीं हो रहा है, तो फिर वो ज्योतिषी के पास भागता है कि मुझे वहां से मिल जाए। ज्योतिषी के पास भागना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्योतिषी की जिम्मेदारी है कि वो आपको सही चीज समझा दे, वो आपको जीवन का मर्म समझा दे, जीवन क्या है ये अच्छे से समझा दे, ये अच्छे से बता दे। ज्योतिष की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि उल्टा और फंसा दे, उल्टा और माया में फंसा दे, उल्टा और गलत चीजों में फंसा दे।
तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए जीवन में दुख आता है और ग्रह कई बार हमें संकेत करते हैं कि ये दुख आएगा, और कई बार ग्रह हमारी क्षमताओं के बारे में बताते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में ये क्षमता तुम्हारी रहेगी। इस क्षेत्र में अगर ज्यादा कुछ करने के लिए कोशिश करोगे, मंगल खराब हो गया, नीच का मंगल और बहुत खराब मंगल हो गया, कहीं से उसे बल नहीं मिल रहा है, तो वैसी स्थिति में बहुत ज्यादा शारीरिक काम करेंगे, बहुत बॉडी बिल्डिंग करेंगे, बहुत कुछ करेंगे तो बहुत शुभ नहीं होगा। ठीक है। हाँ, मंगल की ऊर्जा बहुत बढ़ गई है, राहु के साथ बैठ गया है और बुरे बुरे घरों का स्वामी बन गया। अगर मान लीजिए तीसरे, अष्टम, छठे, 12वें ऐसे घरों का स्वामी बनकर मंगल राहु के साथ बैठता है तो बहुत बड़ा बुरा योग बना देता है, ऊर्जा बहुत ज्यादा भर देता है। कई बार लोग ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में लग जाते हैं। ठीक है, ऐसी कुंडलियां मैंने देखी जहां पर लोग इस तरह की परेशानियों में हैं। वही मंगल बहुत अच्छे भावों का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, त्रिकोण और केंद्र का स्वामी मंगल बनकर राहु के साथ बैठ जाता है, तो वो अच्छे बुरे मिश्रित परिणाम देता है। बुरा इसलिए क्योंकि राहु एक विकृत ग्रह है, कुछ भी कह लीजिए, राहु एक विकृत ग्रह है। तो हाँ, अच्छे परिणाम भी देगा क्योंकि अच्छे भावों का स्वामी जब भी राहु के साथ बैठता है तो अपनी ऊर्जा को बढ़ा देता है, तो वो अच्छे परिणाम भी बहुत देने लग जाता है। लेकिन साथ ही साथ यह जो मंगल है वह आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कुछ दूसरी चीजें दे भी सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, इससे इनका मंगल की जो ऊर्जा है जो एक्सपैंड हो रही है बहुत ज्यादा, वो कंट्रोल होती है, वो कंज्यूम होती है। तो ये सब बातें होती हैं। इसी प्रकार से दूसरे ग्रहों के लिए भी है, राहु बुध एक साथ हो गए तो वो एक अलग समस्या पैदा करते हैं, ओवर थिंकिंग और बहुत सारी चीजें। आदमी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने लग जाता है, जहां दिमाग ना भी लगाना हो वहां भी दिमाग लगाएगा। ठीक है। तो अब हर घर के अंदर, हर जन्म कुंडली में कौन सी ग्रह इन रियलिटी कैसी परिस्थिति को लेकर वो बैठा हुआ है और वो कैसी परिस्थितियों को पैदा कर रहा है, कैसी परिस्थितियों को वो पैदा कर रहा है, वो समझना जरूरी होता है। तो जब तक किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली सही से ना देखी जाए, तब तक उसके जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की परिस्थिति क्या है वो स्पष्ट नहीं होगी। हम सिर्फ यहां का यहां बताते रहे तो उससे कोई क्लैरिटी नहीं आने वाली। हाँ, 10 बात बताएंगे तो 2 बातें हो सकती है कि मैच कर जाएंगी, मिल जाएंगी, कुछ हो जाएगा। तो बस उसी पे सारा व्यापार चलता है। तो इसीलिए मैं ज्यादातर ज्योतिष संबंधी वीडियोस मैं नहीं बताता हूं। जब मुझे बहुत जरूरी लगता है या कोई सामाजिक विषय जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है और उसको लेकर चर्चा हो रही है, जैसे कि पीछे आया था कि ज्योतिष लोग आपस में बैठकर मीडिया वालों ने 10 ज्योतिष को बुला लिया। ये मीडिया वाले सारी दुनिया को मूर्ख बनाते हैं। बुला लिया, अब इंडिया क्रिकेट जीतेगा कि नहीं जीतेगा भविष्यवाणी करो। अब वो 10 में से 5 बोल रहे हैं कि जीतेगा, 5 बोल रहे हैं नहीं जीतेगा, हारेगा। ये ग्रह का ऐसे असर आ रहा है इसलिए हारेगा। यहाँ पर ये मुहूर्त गड़बड़ लग रहा है, जिस समय मैच हो रही है तो हार, कुछ बोल रहा है कि नहीं जीत जाएगा क्योंकि इधर इधर सूर्य का ऐसे प्रभाव आ रहा है, इसका ऐसे प्रभाव आ रहा है। तो इस तरह से, तो ये दिस इज द मिस यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये मिसयूज है एस्ट्रोलॉजी का। और दूसरी बात कि ये वैसे वैसे ये मीडिया वाले जो इस प्रकार से जो शो करते हैं वो वास्तव में ज्योतिष को बदनाम करने के लिए करते हैं। ज्योतिष विद्या को बदनाम करने के लिए वो इस तरह के शोज रखते हैं कि 10 ज्योतिषी बुला लिए और उनको आपस में बहस करवा रहे हैं, लड़वा रहे हैं। ठीक है। तो ये मीडिया अपना टीआरपी करने के लिए बहुत सारे अनर्गल चीजें करती है, जिसको शायद जनता जल्दी नहीं समझकर बाद में समझती है कि भाई ये तो ऐसे ही दिखावे के लिए लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये हमें समझना है। और अगर आप वास्तव में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, और ज्योतिष देखिए, ज्योतिष कोई पहले देखिए, जब आप ज्योतिष सीखना शुरू करते हैं, मैं सीखने वालों के लिए कुछ बातें बोलना चाहूंगा। जब आप ज्योतिष विद्या सीखना शुरू करते हैं तो उस समय आप रट्टा मारना शुरू करते हैं कि ठीक है भाई, इन भावों से हम ये चीजें देखते हैं, फिर ये ग्रह होते हैं और इन ग्रहों में ये राशियां बैठती हैं, तो राशियों का अपना ये प्रभाव होता है, राशियों के स्वामी का भी प्रभाव होता है। आप हर चीज को रट्टा मारते हैं, लेकिन सत्य मानिए, ज्योतिष एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक है, शुरू में कुछ बातें आपको याद करनी है, बेसिक चीजें, थोड़ी बहुत चीजें याद करनी है। बाकी आप कितना गहराई से देखते हैं, आपकी नजर कितनी पारखी है, और आप सामने वाले का व्यक्तित्व कितना गहराई से देखते हैं, उसके जीवन की परिस्थितियों को कितना गहराई से देखते हैं। दूसरा, फिर आप ग्रहों को कितना गहराई से देखते हैं और ग्रहों की प्रकृति को कितने अच्छे से आप समझ पाते हैं। ग्रहों की प्रकृति को आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं।
तो जितना अच्छे से आप ग्रहों की प्रकृति को समझेंगे, तो वो किस भाव में जाकर, किस राशि में बैठकर, किस नक्षत्र में बैठकर और वो किस लग्नेश लग्नेश कौन है, लग्न कौन-सा है जन्म कुंडली का, इन सभी के आधार पर आप फिर इस निर्णय पे पहुँचेंगे कि भाई यह ग्रह जो है, फलाना ग्रह जो है, फलाने प्रकार का परिणाम दे सकेगा, दे पाएगा। ठीक है? तो तब जाकर उच्च का ग्रह, कई बार उच्च का ग्रह ही बहुत नुकसान पहुँचाता है, कई बार उच्च का सूर्य ही बहुत नुकसान पहुँचाता है। कई बार सूर्य इतना आइडियोलॉजिकल बना देता है लोगों को कि वो आदर्शवाद में मूढ़ता को प्राप्त हो जाते हैं, मूर्ख बनने लग जाते हैं। ठीक है? प्रैक्टिकल थिंकिंग उनकी नहीं रह जाती है। तो इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं सामने। तो इसीलिए कोई भी ग्रह की उसकी पूरी परिस्थिति कैसी बन रही है, वो किन ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, किन ग्रहों से कितनी दूरी पर बैठ रहा है, कितने अंश पे बैठ रहा है, मतलब डिग्री पे बैठ रहा है। बहुत सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं, तब जाकर हमें निश्चय करते हैं कि फलाना ग्रह ऐसे परिणाम देने लगेगा। ठीक है? फिर युतियाँ कैसी बन रही हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति के जन्म कुंडली में वह ग्रह नक्षत्र किस प्रकार से है और प्लस उसका जीवन कैसा चल रहा है। ठीक है? तो उसके अनुकूल ही फिर बताया जा सकता है या उसे गाइडलाइंस दी जा सकती है कि भाई ये चीजें हैं, आप अपने जीवन को ऐसे ढंग से आगे बढ़ाइए। किस प्रकार का दान करना चाहिए, किन चीजों से दूर रखनी चाहिए, किस क्षेत्र में ज्यादा प्रयास करना चाहिए, किस क्षेत्र से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो उन सब की जानकारी हमें अपने जन्म कुंडली से मिल जाती है, एक गाइडलाइंस हमें मिल जाता है। ठीक है? तो ये हमें विचार करना है, तब जाकर आपको कुछ बताया जा सकता है, नहीं तो ऐसे ही सिर्फ नहीं बताया जा सकता है। तो इसलिए ये कारण है कि कोई ऐसे वीडियो बनाना या ज्योतिष सिखाना, आजकल जो ज्योतिष सीखने वाले भी लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई कुछ चीजों को मैं जल्दी-जल्दी रट लूं, कुछ चीजों को मैं जल्दी-जल्दी या किताबें रट लूं मैं। किताबों से सिर्फ सूचना मिलती है, ध्यान रखिएगा। पीछे भी मैंने इसी विषय पर एक वीडियो बनाया कि किताबों से सिर्फ आपको सूचना मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जब आप ग्रहों के प्रभाव में, जो असली ज्योतिषी होता है ना, वो जब किसी वस्तु को देखता है, तो उसमें ग्रहों को देखना शुरू कर देता है। ऐसी दृष्टि आपके पास आनी चाहिए। ठीक है? और जब वो ग्रहों को देखता है तो कॉन्सेप्चुअली देखता है, कॉन्सेप्ट के साथ देखता है, ये नहीं कि रट्टा मार के देखता है। ठीक है? अब मान लीजिए कि मैं गया समंदर के किनारे, समंदर क्या है, कौन सा ग्रह, वहां हमें ग्रह का प्रभाव हमें सबसे ज्यादा वहां मिलेगा? तो समंदर के किनारे क्या, समंदर क्या है, पानी है, चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आ गया। चंद्रमा का प्रभाव समंदर पे सारी दुनिया जानती है कि चंद्रमा का प्रभाव समुद्र पे होता है, पूर्णिमा और अमावस्या का प्रभाव सागर की लहरों पे पड़ता है, सब जानते हैं। तो जैसे हम समंदर के किनारे गए, चंद्रमा आ गया। ठीक है? अब चंद्रमा आ गया, अब समुद्र में मान लो आप बोटिंग करने निकल गए, तो अब जहां के रहने वाले हो वहां से दूर चले गए, दूर चले गए तो राहु आ गया। तो समंदर में चंद्रमा भी है, राहु भी है। अब मैं बोलूं, कई बार चंद्रमा जो होता है जन्म कुंडली में, कई बार उच्च का चंद्रमा या कुछ केमद्रुम योग वाला चंद्रमा कई बार राहु की तरह प्रभाव देता है, राहु की तरह प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें, कॉन्सेप्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं? आप किसी भी, आप घूमने कहीं जाते हो, घर में जाते हो, आप मान लो कि अपने वॉशरूम को देख रहे हो, बाथरूम है आपका, आप उसको देख रहे हो, तो कौन कौन सा ग्रह वहां प्रभावित हो सकता है, किस दिशा में, इसी से फिर वास्तु कनेक्ट हो जाएगा। तो जब आप सारी चीजों को देखते हो ना, तो एक ज्योतिषी होता है ना, वो हर चीज को, एक पेड़ को देख रहा है, वो कौन सा पेड़ है, तो किस ग्रह से प्रभावित है। एक तो रट्टा मारने वाली बात है कि भाई ये पलाश का पेड़ है तो चंद्रमा का हो गया, शमी का पेड़ है तो शनि का हो गया, रट्टा मत मारिए। सिंपल वे में बुध को हम देखते हैं। ठीक है? समंदर है और एक बहती हुई नदी है, तो बहती हुई नदी में हम किस ग्रह को देखेंगे, चंद्रमा को तो देखेंगे देखें, लेकिन साथ में वो बह भी रही है। ठीक है? बहाव भी उसके अंदर है, तो उसके अंदर मंगल का भी प्रभाव आ रहा है। तो इस तरह से ऊर्जा है उसके अंदर, बल है उसके अंदर कि किसी भी को बहाकर दूर तक ले जाए। ठीक है? तो कई चीजें हैं, यहां पर हमें इसको समझना है। ठीक है? तो
हम किसी भी जब संसार को हम देखते हैं तो तो एक ज्योतिष जो होता है वो उसी दृष्टि से फिर देखना शुरू कर देता है। और फिर अंततः ये संसार परिवर्तनशील है, मिथ्या है, इंद्रियों से प्रकट होता है, इंद्रियों से प्रकट होता है। अब मैं बोलूं कि सत्य दिखाने वाले जो ग्रह हैं, जो सत्य दिखाने वाले ग्रह हैं, जो सत्य से जोड़ने वाले ग्रह हैं, वो राहु केतु हैं। सही मायने में राहु केतु आपको सत्य से जोड़ते हैं, सच्चाई से जोड़ते हैं। राहु धोखा दे के जोड़ता है, चने के झाड़ पे चढ़ाकर गिराता है आपको, फिर दिखाता है कि देखो सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। ओवर कॉन्फिडेंस भरता है आपके अंदर, रॉन्ग आइडियाज डेवलप करता है आपके अंदर, मैनिपुलेशन का ग्रह है। तो ऐसे हर जगह नहीं, अब निर्भर करता है राहु कैसे बैठा है, क्या है, लेकिन एक उसकी ओवर थिंकिंग एक कॉमन सिम्टम्स है, राहु की दशा में लोगों को आती आती है। तो इसीलिए हमें कॉन्सेप्चुअली हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि ज्योतिष इज ए फिजिक्स, ज्योतिष अपने आप में एक फिजिक्स है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और फिर जब कॉन्सेप्ट्स को मिलाना आप सीखेंगे, तब जाके ज्योतिष सीख पाएंगे। तो ज्योतिष सिर्फ पढ़ लेने से, किताबों को रट लेने से ज्योतिष किसी को नहीं आ जाता, बल्कि वो दृष्टि आनी चाहिए आपके पास। ज्योतिष जो है, ग्रहों से आने वाले प्रकाश को ही ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष मतलब रोशनी, प्रकाश। ठीक है, कुछ लोग इसे ईश्वर का प्रकाश कह देते हैं, ये एक गलत बात है, ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये ग्रहों का प्रकाश है। तो उसको हमें समझना है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, वो मैं कर दूंगा। लेकिन आप मुझे कहेंगे कि सीखो, सिखाओ या यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना मुझे थोड़ी सी बेईमानी लगती है, वो ठीक नहीं लगता है। तो ये कोई भी वीडियो बनाएंगे वो आधी अधूरी नॉलेज होगी, वो कंप्लीट बात नहीं होगी, पूरी बात नहीं होगी। तो फिर फील होता रहेगा कि भाई पूरा बात तो बताया नहीं गया। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग ढंग से बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग मंगल जो है या कोई भी दूसरा ग्रह जो है वैसा प्रभाव देगा। तो इन सब बातों को समझना होता है, तब जाकर हम करते हैं। और कुल मिलाकर हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। तो ज्योतिष विद्या भी कहीं ना कहीं हमारे आत्मज्ञान के मार्ग पर चलाने के लिए हमें प्रेरित करती है। क्यों करती है? क्योंकि केतु है, सूर्य है, राहु है, शनि है, वो आपको अनुभवी बनाने के वाले ग्रह हैं। ये कहते हैं कि भाई अनुभवी बनो जीवन में, ठीक है ना। तो सिर्फ कवि मत बनो, अनुभवी बनो जीवन के अंदर, वो ऐसा आपको कहते हैं। तो इसीलिए ये ग्रह जो है अपनी क्रूरता, इनको क्रूर ग्रह भी माना गया है। सूर्य भी क्रूर ग्रह है, शनि भी क्रूर है, राहु केतु को भी क्रूर कहते हैं। तो मंगल भी क्रूर जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से कई जगह पर बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। मंगल कई जगहों पर बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्रूरता नहीं रहती है। तो उपद्रवी लेकिन फिर भी है। तो जो है ओवर कॉन्फिडेंस तो देता ही देता है, बल बढ़ा देता है अगर उच्च का मंगल है तो। चलिए ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें कहने का मतलब मेरा ये है, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो जब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, तब जाकर हम चीजों को समझेंगे और फिर इसी से वास्तु भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो यही विषय है मूल रूप से। तो ज्योतिष रट्टा मारने का विषय नहीं, दृष्टि का विषय है कि आप किसी चीज को कैसे देख रहे हैं। अब गुरु को देखना है, तो गुरु को जब देखना है तो ज्ञान, जहां ज्ञान की प्रधानता है वहां गुरु आ जाएगा। ठीक है, और ज्ञान जल्दबाजी में मिलता नहीं है। ठीक है, ज्ञान जल्दबाजी में मिलता नहीं है। इसलिए कहते हैं साधना की जो परिपक्वता होती है 12 वर्षों में आती है। कोई 12 वर्षों तक साधना करता रहे नियम से, 3 घंटे 6 घंटे डेली बैठता रहे, 2.5 घंटे ही बैठ जाए डेली, तो एक परिपक्वता 12 वर्षों में उसे आएगी। तो ये गुरु देने वाला है। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। तो एक कोई एक दो बात पता कर लेने से कोई चीज को हम निश्चित कंफर्म नहीं कह सकते कि ऐसा ही है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह क्या समीकरण बना रहे हैं, कैसे इक्वेशन बना रहे हैं, कैसे रिश्ते बना रहे हैं, उसको देखकर ही हम कुछ बता सकते हैं। और अंततः ज्योतिष यही कहता है कि आध्यात्मिक बनो, आध्यात्मिक बनो, कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको नहीं छोड़ते। इसलिए जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो, ठीक है, एलन मस्क क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पावरफुल आदमी क्यों ना हो, वो उनके जीवन में कमियां हैं। कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कमी नहीं है, क्योंकि हर कुंडली में केतु कहीं ना कहीं बैठा हुआ है।
और केतु जीवन में कुछ ऐसी कमियां देगा जो सारी जिंदगी फुलफिल ना हो पाए, ऐसी शिकायतें देगा। उसको एक्सेप्ट करना ही उसका उपाय होता है फिर। स्वीकार करने से ही सबसे बढ़िया उपाय होता है। तो इस केतु भी है और दूसरे भी ग्रह हैं जो कमियां पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर लाएंगे। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर कमियां नहीं है, जिसके जीवन में कमियां नहीं है। वो कोई ना कोई चीज जीवन में लैक कर रहा है, उसके जीवन में कमी है जिसको वो नहीं पूरा कर पा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे दुनिया में कोई भी हो, क्योंकि ग्रहों का समीकरण ही ऐसा होता है। इसलिए कहीं ना कहीं ज्योतिष भी अनासक्ति की ओर हमें ले जाता है। जब हम पूरी तरह से ज्योतिष को समझते हैं तो ज्योतिष मन में वैराग्य उत्पन्न करता है, अनासक्ति की ओर ले जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमें समझना है और इसको समझकर चलना है। तो आप अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो जरूर करवा सकते हैं मुझसे। और इसके लिए शुल्क होता है 2000 रुपए। हाँ, जो लोग ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स कर लेते हैं उनके लिए 1100 शुल्क होता है, क्योंकि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं। बाकियों के लिए 2000 रुपए का शुल्क होता ही है। तो अगर आप, इसलिए ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स हम लोग चलाते हैं। जो लोग ध्यान योग का कोर्स करके ध्यान योग मेंबर बन जाते हैं तो उनको छूट दी जाती है जन्म कुंडली विश्लेषण में, बाकियों को नहीं। तो ये समझना है। और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, स्वर योग का कोर्स, विश्व सनातन दर्शन का कोर्स, वर्ल्ड फिलॉसफी और भारतीय दर्शन, इन सब का समावेश इसमें है। ठीक है, तो ये ज्योतिष जो है इसके इसमें आप शुल्क देकर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9661802459। तो चलिए, इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत सारे विषय हैं जिस पे चर्चाएं आगे आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन टच कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ओम तत्सत।